हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट गैसेस लॉज हैं। कौन कौन से मोस्टली हम जो पढ़ते हैं, एवोगाड्रो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनके बारे में पढ़ा था। एंड साथ में इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है, ऑल थ्री लॉज आर कंबाइंड टुगेदर एंड वी हैव फॉर्म्ड एन आइडियल गैस इक्वेशन। एन आइडियल गैस जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि तीनों गैसेस को हमने कंबाइन, तीनों लॉज को हम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको एक साथ इकट्ठा करके फिर हम इनसे एक आइडियल गैस इक्वेशन बनती है। और उन आइडियल गैस इक्वेशन को ही हमारा क्या आता है, PV=nRT एक इक्वेशन हमारी फाउंड होती है। ओके, तो इस तरीके से हम इनके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। एंड फर्दर जो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक गैसेस, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसेस सब्सटेंस। तो हमने अभी तक जो काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि PV=nRT। ठीक है, ये रिलेशनशिप पढ़ा था हमने, PV=nRT। ठीक है, अब इसी आइडियल जो गैस इक्वेशन को, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, N/V=P/RT। ठीक, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में कुछ इस तरीके से हमने जो रिलेशनशिप देखा था, R=PV/NT, R=PV/NT। ठीक है, यह हमने पढ़ा। तो इसी से हम क्या बना रहे हैं, N/V=P/RT। अब N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या सकते हैं, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो हम N की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, N/V=P/RT। अब N की जगह हमने क्या लिखना है, ये लिखना है। तो कैपिटल M V=P/RT, ये लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि M/V मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, यानी D/M=P/RT। ठीक है, डेंसिटी से आ गया हमारा ये रिलेशनशिप। तो अगर मुझे ये निकालना हो, क्या निकालना हो, मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ गैस, तो M= क्या आएगा हमारे पास, D/RT है ना, D/RT/P। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसेस सब्सटेंस। ओके, अब है इसी में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ जॉन डाल्टन ने दिया था, ये तो नाम से इंडिकेट कर रहा है, जॉन डाल्टन ने दिया था 1801 में। इसने कहा था कि द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reactive gases is equals to the sum of partial pressure of all individual partial pressure of individual gases। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, P total = P1, P2, P3, जितने भी होंगे वो सब हम इस तरीके से। तो ये क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, बट ये कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे ही ये कंडीशन फॉलो होती है।
ठीक है। डाल्टन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो डाल्टन्स जो लॉ होगा, सॉरी, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, डाल्टन्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास मान लो टेम्परेचर T है और हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, तो हम उसका क्या देखेंगे, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है, इसको हम x डिनोट करते हैं हमारा इस तरीके से n1 अपॉन में n1 प्लस में n2 प्लस में n3, इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ इसी तरीके से लेते हैं। मान लो हमारे पास टेम्परेचर फिक्स है, वॉल्यूम हमारे पास इंक्लोज है, और पार्शियल प्रेशर हमारे पास इस तरीके से P1 P2 P3, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्या है हमारे पास, nRT अपॉन V। अब हमारे पास मान लो ये 3 गैसेस हैं, उसमें एक का N1 है, दूसरे का N2 RTV, एक का N3 RTV, ये डिफरेंट, और ये हो गया P2 और ये हो गया P3। डिफरेंट गैसेस हैं, P1 P2 P3 पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, P1 प्लस में P2 प्लस में P3, ये क्या आएगा, P टोटल आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, P टोटल। अब P1 की वैल्यू पुट करेंगे P2 की और P3 की, तो हमारे पास कॉमन क्या है, N1 N2 N3 कॉमन आया। इनको हमारे पास ये क्या है, N1 N2 N3, ये तीनों अलग अलग हैं, बाकी RT अपॉन V RT अपॉन V RT अपॉन V तीनों कॉमन है, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं और क्या लिख देंगे, N1 प्लस में N2 प्लस में N3 और RT अपॉन में V, ये आ गया। तो इस तरीके से हम किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो पार्शियल प्रेशर इन मोल फ्रैक्शन इन x के टर्म में, तो हमारे पास क्या आएगा, मान लो P1 का निकाला तो क्या आएगा, x1 और P टोटल, ठीक है। जितना भी हमारे पास होगा, P1 का x1 का आ गया यानी 1 का आ गया, N1 अपॉन में N, ये क्या आ गया, x आपका यानी मोल फ्रैक्शन आ गया एक। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आज की जो वीडियो है इसमें कुछ इतना है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एंड मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होती है, इनके बारे में। मॉलिक्यूलर स्पीड होती है ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पीड। तो एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है, जिससे हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। आपको पता है गैसेस पार्टिकल हैं, गैसेस पार्टिकल इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, वो मूव कर रही हैं आपको। तो गैसेस के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं यानी टकरा भी रह रहे हैं। जिस कंटेनर में हम रखे उसी के साथ टकराए, यानी जैसे ही टकराएंगे तो अपनी क्या होगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उससे क्या होगी, उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट नॉट द सेम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम क्या कर सकते हैं, सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट हो। मान लो किसी की, मान मैं बोलूं कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं की, एक की मान लो U1 हो गए, एक की U2 हो गए, एक की U3 हो गई, ये क्या होगी, स्पीड होगी, सबकी अलग अलग इंडिविजुअल स्पीड होगी। तो हमारी क्या होगी, ये एवरेज निकल के आ जाएगी, U1 U2 U3 इस तरीके से, और जितने भी हमारे पास टोटल होंगे डिवाइड बाय n, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में जो हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, हमें पता है ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि स्पीड है, यहाँ पे क्या है, स्पीड है, और u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास स्पीड है डिफरेंट,
ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी एल वाइज एल, उनकी मूवमेंट। ठीक है, कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, उसने कुछ ग्राफ इस तरीके से बनाया। यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है स्पीड है। मान लो एक कुछ इस तरीके से मूवमेंट, यहाँ क्या होता है स्पीड होती है स्टार्टिंग ये यहाँ पे एवरेज पहुंच जाती है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है द मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट द मैक्स एक्सप्रेस। ठीक है, ये बिल्कुल एवरेज के इक्विवेलेंट से होती है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम क्लियर करना है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड इज टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर हमें इनकी टर्म्स में रिलेट करें तो एक रिलेशनशिप आता है यू आर एम एस, देन यू एवरेज और देन यू एम पी। ठीक है, ये आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये क्या है एवरेज है भी, और ये क्या है एम पी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक्स थे वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए। ये लास्ट टॉपिक है, वो क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उसको हम एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, उसमें ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।